हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? मैं बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस चैप्टर में हमें 3 मेजर फिनोमिना स्टडी करने हैं: इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। वैसे डिफ्रेक्शन वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वेव्स डिफ्रेक्शन शो करती हैं। अगर लाइट भी डिफ्रेक्शन शो करेगी तो इससे अगेन प्रूव हो जाएगा कि लाइट का कैरेक्टर कैसा है, वेव कैरेक्टर, जो कि आज की क्लास में हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहां पर भी एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे। वहां पे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, यहां पे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में भी स्क्रीन पे हमें वैसा ही पैटर्न मिलेगा, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइट बैंड। ये सब चीजें वन बाय वन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से। लेकिन सबसे पहले टू बिगिन विद हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज डिफ्रेक्शन। लाइट की बात नहीं करेंगे, चलिए पहले लाइट की। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट के बेंड होने का फिनोमिना। कब बेंड होगी और कहां को बेंड होगी? बेंड कब होगी? व्हेन इट पासेस अलोंग द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। कि अगर एक रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है, इसके शार्प कॉर्नर्स को क्रॉस कर रही है लाइट, तो बजाय इसके कि ये स्ट्रेट जाए, थोड़ा बेंड हो जाएगी। और कहां को बेंड होगी? टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अगर नीचे से पास कर रही है तो शैडो का रीजन ये है, तो यहां से ऊपर को बेंड होगी। अगर ऊपर से पास करे तो नीचे को बेंड होगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इट पासेस अलोंग द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। क्यों शार्प कॉर्नर्स ही? बड़े ऑब्स्टेकल से डिफ्रेक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिफ्रेक्शन के लिए एक फंडामेंटल कंडीशन है, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। तो वेव की वेवलेंथ से बड़ा ऑब्स्टेकल होगा तो डिफ्रेक्शन नहीं होगी। अगर ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा है तो डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे हमें। डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स तभी दिखेंगे जब ऑब्स्टेकल का साइज, उसके डायमेंशंस वेवलेंथ के आसपास हैं या वेवलेंथ से थोड़े छोटे हैं। अगर बड़ा साइज होगा तो नहीं दिखेंगे। अब लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर बहुत कम है, लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम है, 10⁻⁷ मीटर का उसका ऑर्डर रहता है। तो उसके लिए जो ऑब्स्टेकल चाहिए उसके कॉर्नर्स की डायमेंशन भी 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसा कि एक रेजर ब्लेड के शार्प एजेस, उनकी डायमेंशंस वही होती हैं। तो इसलिए लाइट डिफ्रेक्शन शो करेगी सिर्फ शार्प कॉर्नर से, बाकी सभी वेव्स ये डिफ्रेक्शन शो करती हैं। Diffraction is bending of light towards the region of geometrical shadow when it passes along the sharp corners of an obstacle. As a result, हमें इफेक्ट क्या दिखेगा? मान लीजिए यहां पर ये एक ऑब्स्टेकल खड़ा है और ये पीछे यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट यहां पे आ रही है, तो ये लाइट जब इसके कॉर्नर को क्रॉस करेगी तो इस तरह से स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। तो यहां तक, इसके आगे तो लाइट फॉल कर रही होगी, यहां तक लाइट ब्लॉक हो चुकी है, एज ए रिजल्ट ये जो रीजन है ये ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन होना चाहिए। यस और नो? इट इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। बट अगर डिफ्रेक्शन हुई तो ये स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड करेगी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। तो आप क्या देखेंगे? हमें विजिबल इफेक्ट ये दिखेगा कि शैडो का साइज छोटा हो जाएगा। शैडो सिर्फ यहां तक दिखेगी, यहां तक नहीं। या ऐसा कहिए कि शैडो यहां तक दिख रही है बट यहां शैडो थोड़ी फेंट और यहां शैडो डार्क है। यहां डार्क इसलिए है क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, और यहां फेंट इसलिए है बिकॉज बेंडिंग की वजह से ज्यादातर लाइट स्ट्रेट तो जा ही रही है, यहां ब्राइट रह रही है, लेकिन यहां पे थोड़ी लाइट बेंड हो रही है, ये वेव्स बेंड होकर यहां तक पेनिट्रेट कर रही हैं, इसलिए वहां पे शैडो ज्यादा डार्क ना होके थोड़ी लाइट शैडो है। तो बेंडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है ऑब्स्टेकल की शैडो छोटी हो सकती है। तो अगेन मैंने ये बोला कि यहां कंडीशन ये है कि साइज ऑफ द वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। देखिए बेटा, रेडियो वेव्स भी लाइट वेव की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फर्क क्या है? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लार्जेस्ट है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में इसकी वेवलेंथ हो सकती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ लार्जेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। चूंकि वेवलेंथ लार्जेस्ट है तो ये बड़े बड़े ऑब्स्टेकल से भी डिफ्रेक्शन शो कर सकती है, क्योंकि डिफ्रेक्शन के लिए कंडीशन थी साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, राइट? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये डोर्स, तो तभी तो हम रेडियो वेव्स को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं? रेडियो वेव्स।
तो ये रेडियो वेव्स बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स है, रास्ते में कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से भी डिफ्रेक्शन शो करेगी, यहां आ जाएगी। फिर जैसे रूम के अंदर कोई डोर है तो डोर के अलॉन्ग डिफ्रेक्शन, फिर कोई डेस्क है, कोई टेबल है, कोई बेड है तो बेड के कॉर्नर्स के अलॉन्ग डिफ्रेक्शन, बेसमेंट है, बेसमेंट में भी सीढ़ियों के अलॉन्ग डिफ्रेक्शन, जो भी ऑब्स्टेकल दिखता है उसके अलॉन्ग ये डिफ्रेक्शन इफेक्ट शो करते हुए रेडियो वेव्स फैल जाती हैं पूरी स्पेस जितनी इनको मिलती है। लेकिन लाइट वेव इस तरह की डिफ्रेक्शन शो नहीं कर सकती क्योंकि लाइट वेव की वेवलेंथ कम है, वो सिर्फ बिल्कुल शार्प ऑब्स्टेकल्स के साथ, शार्प कॉर्नर वाले ऑब्स्टेकल्स के साथ ही डिफ्रेक्शन शो करेगी। तो रेडियो वेव सभी ऑब्स्टेकल्स का डिफ्रेक्शन शो करती हैं। दैट इज व्हाई वी यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक है, सो डिफ्रेक्शन इज जस्ट अ बेंडिंग ऑफ वेव। वेव जा रही है, रास्ते में ऑब्स्टेकल आया तो शैडो के रीजन की ओर वेव बेंड हो गई। चलिए अब लाइट के केस में बात कर लेते हैं। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक स्लिट है, यहां पे एक नैरो स्लिट जिसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प हैं। आप चाहें तो ये खुद भी बना के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दो रेजर ब्लेड्स लीजिए या एक ही रेजर ब्लेड लीजिए, उसको दो हाफ में तोड़िए, उनका जो स्ट्रेट एज है उन दोनों एजेस को इस तरह से पैरेलल ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मिनिएचर सा गैप होना चाहिए, लेस देन अ मिलीमीटर, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर का गैप होगा, नहीं तो आप बिल्कुल उनको ज्वाइन करके रखिए। और इस स्लिट में इस डायरेक्शन से एक लेजर बीम, लेजर टॉर्च से इल्यूमिनेट करो। आपको स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स का एक पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज डिफ्रेक्शन पैटर्न, जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। बट फिलहाल मान लीजिए यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो अगर तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करती तो स्क्रीन पे आपको, अगर स्लिट की शेप रेक्टेंगुलर है तो स्क्रीन पे एक ब्राइट रेक्टेंगल दिखता, स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए जिसको हम स्लिट की मेन इमेज कह सकते हैं। तो स्लिट की मेन इमेज कहां आपको दिखेगी? स्क्रीन के ऊपर दिखनी चाहिए, यस और नो? लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करके देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है, जो रेक्टेंगल अपीयर हो रहा है, उसका साइज स्लिट के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ये वेव जब चलेगी यहां से इस शार्प कॉर्नर को क्रॉस करेगी तो बजाय इसके कि ये स्ट्रेट जाए, ये थोड़ा डेविएट कर जाएगी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ शैडो, और ये वाली वेव भी थोड़ा डेविएट कर जाएगी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। एज ए रिजल्ट स्क्रीन के सेंटर पे जो ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है वो इतना बड़ा अपीयर हो रहा है। स्लिट का साइज छोटा है लेकिन स्लिट के साइज का इंप्रेशन जो ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे आ रहा है वो स्लिट के साइज के मुकाबले में कहीं बड़ा है बिकॉज ऑफ डिफ्रेक्शन, बेंडिंग की वजह से। और इस स्क्रीन को अगर आप करीब ले आएंगे, मान लीजिए स्क्रीन को मैं यहां ले आता हूं तो इसी ब्राइट स्पॉट का साइज इतना रहेगा, और करीब ले आता हूं इसी ब्राइट स्पॉट का साइज इतना होगा, और दूर लेके जाता हूं तो ये और बेंडिंग अभी कंटिन्यूड है। एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट का साइज बढ़ता जाएगा। तो स्लिट की जो मेन इमेज अपीयर हो रही है स्क्रीन पे उसका साइज बढ़ता जाएगा अगर आप स्क्रीन को दूर लेके जाते हैं। अगर आप स्क्रीन को पास लेके आते हैं तो इस ब्राइट स्पॉट का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे डिफ्रेक्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन जहां पे डिफ्रेक्शन का कोई असर नहीं है, मतलब ये बेंडिंग ज्यादा नहीं है, जहां पे आप डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लाइट को वेव ना मान के रे मान के चल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। It is denoted by Z with a subscript F. फ्रेस्नेल डिस्टेंस एनसीईआरटी में यह टॉपिक होगा वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इसका मतलब क्या है कि इस डिस्टेंस तक आप रे ऑप्टिक्स के लॉजिक्स यूज कर सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि रेज सीधा ट्रेवल कर रही हैं, वो डेविएट नहीं हो रही। लेकिन अगर इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस है तो डिफ्रेक्शन के इफेक्ट्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एप्रिशिएबल डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, और Z फ्रेस्नेल के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, a² अपॉन लैम्डा। A इज द साइज ऑफ स्लिट, इस स्लिट का साइज है A। ये शॉर्टकट में फॉर्मूला, अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा डिफ्रेक्शन कंप्लीट करने के बाद, लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मूला मिल गया क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस के बेसिस पे हैं। सो अप टू दिस डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आपको डिफ्रेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, आप डिफ्रेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। एनीवे, इसको छोड़िए साइड पे, मेन बात चल रही थी डिफ्रेक्शन की, बेंडिंग ऑफ वेव। सपोज पहले तो मैंने एक स्लिट रखी, अब स्लिट की जगह एक ऑब्स्टेकल रखता हूं।
पहले क्या था, पूरा ऑब्स्टेकल था, नैरो ओपनिंग थी जिसमें से लाइट पास कर रही थी। अब थ्रू आउट लाइट पास कर रही है, सामने हमने एक स्क्रीन रखी है और सेंटर में एक ऑब्स्टेकल है, तो इस ऑब्स्टेकल की शेडो स्क्रीन पे आनी चाहिए। अगर तो यहां से मैं लाइट पास करवा रहा हूं, ये लाइट सीधा जा रही है, ये भी गई सीधी यहां आके फॉल की, यहां वाली सारी रेज ब्लॉक हो गई, इसके बाद ये रेज यहां से पास करते हुए जा रही हैं और ये रेज पास कर रही हैं। तो ये जो सेंटर में रीजन है बीच में स्क्रीन के सेंटर पे, तो यहां पे एक शेडो अपीयर होनी चाहिए इसकी, यस और नो? ये रीजन शेडो का रीजन होगा जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, बिकॉज लाइट आ रही है, सेंटर में आपने एक ऑब्स्टेकल रखा, ऑब्स्टेकल ने लाइट को ब्लॉक किया, तो यहां पे इसकी शेडो अपीयर होनी चाहिए। और शेडो का साइज, अगर ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल है तो शेडो का साइज ऑब्स्टेकल के साइज के बराबर होगा। जो इस ऑब्स्टेकल की डायमेंशंस होंगी, मैं यहां से लाइट सेंड कर रहा हूं तो इसकी शेडो इसी के डायमेंशंस की स्क्रीन के ऊपर अपीयर होनी चाहिए थी। मगर हमने प्रैक्टिकली क्या देखा, हमने देखा कि शेडो का साइज इससे छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये शेडो का रीजन है, जैसे इस शार्प कॉर्नर को क्रॉस किया लाइट ने, इट बेंट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ शेडो, तो ये भी इधर बेंड हो गई, तो बस ये इतने से साइज की शेडो अपीयर हुई। हाँ, स्क्रीन को पास ले आते हैं, अगर स्क्रीन यहां रखूंगा तो इस साइज की शेडो अपीयर हो रही है, और दूर लेके जाऊंगा तो हो सकता है शेडो डिसअपीयर हो जाए, दोनों वेव्स यहां मीट कर जाए, पूरी स्क्रीन इल्यूमिनेटेड होगी। तो शेडो का साइज छोटा होता जा रहा है जैसे हम स्क्रीन दूर लेके जा रहे हैं। क्या रीजन है? इंसिडेंट बीम तो पैरेलल थी, तो इसी के साइज की शेडो रहनी चाहिए थी, स्क्रीन कितनी भी दूर या पास लेकर आए। सो रीजन इज डिफ्रेक्शन। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि डिफ्रेक्शन हो रही है, लाइट बेंड होकर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ शेडो जा रही है। एज अ रिजल्ट इस स्क्रीन पे इस ऑब्स्टेकल की शेडो का साइज छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्स्टेकल। दिस इज अगेन एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्रेक्शन। और सीबीएसई ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी था, अगर एक सर्कुलर डिस्क हम लाइट के पाथ में रख देते हैं, सामने सर्कुलर डिस्क लाइट के पाथ में रखें, तो स्क्रीन के सेंटर पे आपको डार्क बैंड मिलेगा या ब्राइट बैंड मिलेगा? तो आंसर था वहां पे ब्राइट बैंड। रीजन बीइंग, यहां से जब रे बेंड होके गई सेंटर तक और यहां से बेंड होके जब सेंटर तक गई, तो इस रे और इस रे ने बराबर पाथ ट्रेवल किया है, जीरो पाथ डिफरेंस है। जब जब जीरो पाथ डिफरेंस होगा तो ये दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं, डिफ्रेक्शन दो तरह की हो सकती है। डिफ्रेक्शन दो तरह की हो सकती है, डिफ्रेक्शन दो तरह की डिफ्रेक्शन पॉसिबल है। वन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, जो कि आपको स्टडी करनी है अच्छे से डिटेल में। हम फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरी होती है बेटा फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, क्या फर्क है दोनों में? अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन वो डिफ्रेक्शन है व्हेन सोर्स इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो इसके केस में सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, और इसके केस में सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स इज एट इंफिनिटी। अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो डिफ्रेक्शन जो होगी वो डिफ्रेक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन कहलाएगी, और अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है दैट डिफ्रेक्शन इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल। हमें स्टडी करनी है फ्रॉनहोफर। सिंपल वर्ड्स में कहें, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन तब होगी जब इंसिडेंट बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और अगर इंसिडेंट बीम डाइवर्जिंग है तो तब जो डिफ्रेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे फ्रेस्नेल। बिकॉज सोर्स आसपास है तो उससे डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, चाहे लीनियर सोर्स है चाहे पॉइंट सोर्स है। लेकिन अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो वहां से आने वाली रेज हम कैसी लेते हैं? पैरेलल। तो एनीवे, हमें स्टडी करनी है फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन डिटेल में, हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूं, एक दो छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बेटा डिफ्रेक्शन के केस में भी स्क्रीन पे हमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलता है। डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में भी ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न हमें स्क्रीन पे मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है?
इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है, फिर आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। तो आज हम पहले कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में हमें स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा। इंटरफेरेंस को तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके, डिफ्रेक्शन को स्टडी करेंगे, क्यों 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 इस पोजीशन पे डार्क है, क्यों इस पोजीशन पे ब्राइट बैंड है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम डिस्कस करें, थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि पैटर्न को देख के हम कैसे पहचाने कि ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है कि इंटरफेरेंस पैटर्न है। हो सकता है कल को एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए, स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न मिला, स्टूडेंट बी ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको वैसा पैटर्न मिला। तो बताइए स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों के पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन होंगे, कैरेक्टरिस्टिक देख के आप पहचान पाएंगे वेदर दिस पैटर्न इज इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न, ये दोनों चीजें आपको पता चलेंगी। तो अभी फिलहाल मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूं दोनों पैटर्न का, और इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद रही बात डेरिवेशन की, वो एक सिंपलर पार्ट है, फिर हम फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। सो डिफ्रेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन इट पासेस अलोंग द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। इसमें हम एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कवर करेंगे, इसमें डबल स्लिट की बजाय सिंगल स्लिट से लाइट पास करेंगी, स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेगी। अब भी हमें स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न हमें मिलेगा, उस पैटर्न को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो इंटरफेरेंस में भी ऐसा ही पैटर्न मिला था। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है। इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है, डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है। जैसे ही ये पैटर्न का डिफरेंस आपको बता दूंगा, उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे डिफ्रेक्शन के बेसिस पे। सिर्फ डेरिवेशनल पार्ट पेंडिंग रहेगा, जो कि मैं आज की क्लास में ना करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसकी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूले आज ही डिस्कस करूंगा। तो बेटा सबसे पहले ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न में all fringes have equal width, all fringes have equal width, सारी फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होगी, all fringes have equal width। और वो फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो आपको याद ही होगा फॉर्मूला। सो ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, सभी फ्रिंजेस की विड्थ बराबर है लैम्डा डी बाय डी। डी क्या है, कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, लैम्डा वेवलेंथ, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। यहां पे सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम हम बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम कह लो या मैक्सिमा कह लो, सेंट्रल मैक्सिमम या ऐसा कहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 2 times विड्थ ऑफ ऑल अदर फ्रिंजेस, ऑल अदर फ्रिंजेस। अब यहां बेटा मैंने सेंट्रल मैक्सिमा वर्ड यूज किया, तो सेंट्रल मतलब जो सेंटर पे बन रहा है और मैक्सिमम मतलब ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड के सिवाय बाकी वालों को हम क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं सेकेंडरी मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। सेकेंडरी मैक्सिमाज और मिनिमाज। तो सभी सेकेंडरी मैक्सिमाज या मिनिमाज की फ्रिंज विड्थ सेम होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। अब आप पूछोगे स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए बता चुका हूं, स्लिट का साइज है, एपर्चर ऑफ स्लिट। एनीवे अभी कंप्लीट पिक्चर नहीं भी बनेगी, तो जो चीजें बताऊंगा उनको याद रखो, ठीक वैसे जैसे आपने फर्स्ट टाइम एबीसी याद की थी, फर्स्ट टाइम 2 का टेबल क्रैम किया था, तो नहीं भी हो तो इसको क्रैम कीजिए। तो यहां सभी फ्रिंजेस की विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यहां स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए आ चुका है। यहां पे स्मॉल डी क्या था, 2 स्लिट्स के बीच की सेपरेशन, यहां सिंगल स्लिट है तो सिंगल स्लिट का जो साइज है दैट इज स्मॉल ए। देखने में फॉर्मूला एक जैसा है। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ है बेटा वो इसके डबल है, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा नॉट से। सो बीटा नॉट इज 2 times बीटा या फिर 2 times लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। तो एक तो इन दोनों के पैटर्न में पहला डिफरेंस आपको समझ आया, इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो या बाकी ब्राइट हो या डार्क हो, सबकी विड्थ बराबर थी। लेकिन डिफ्रेक्शन में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो उसकी विड्थ बाकी सबके मुकाबले में डबल है, बाकी सबकी विड्थ बराबर है लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो डबल है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लें, सेकंड ब्राइट लें, थर्ड लें, कोई भी लें, दे आर इक्वली ब्राइट। लेकिन डिफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइटेस्ट। सेंट्रल मैक्सिमम इज ब्राइटेस्ट, इट इज ब्राइटेस्ट एंड ब्राइटनेस कहो या इंटेंसिटी, brightness goes on decreasing as number of maxima या minima increases। नंबर ऑफ मैक्सिमा इंक्रीज, मैक्सिमा की बात करेंगे क्योंकि हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ब्राइटेस्ट होगा। डिफ्रेक्शन पैटर्न में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ब्राइटेस्ट होगा, फर्स्ट सेकेंडरी की ब्राइटनेस उससे कम होगी, सेकेंड सेकेंडरी की उससे कम होगी, थर्ड सेकेंडरी की उससे कम होगी, और उसके आगे इतनी कम हो जाती है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड पे 3 से ज्यादा फ्रिंजेस देख पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही रेयरली फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आपको मिलती है, क्योंकि वहां इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी है कि उसके बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसमें सभी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली ब्राइट हैं, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट है और बाकियों की ब्राइटनेस फर्स्ट सेकंड थर्ड के अगर आप उस साइड बढ़ेंगे ऊपर या नीचे कहीं पे भी, तो वहां ब्राइटनेस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न इज दिस। रीजन क्या है, रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा डेरिवेशनल पार्ट पे। बट आज की क्लास में चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आज वो नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। बट ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में सीधा सीधा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पूछे गए हैं, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया आपको। उसके बाद इसमें बेटा इंटरफेरेंस में कॉन्ट्रास्ट इज शार्प। जो ब्राइट है वो पूरी तरह ब्राइट है और जो डार्क है वो बिल्कुल डार्क है। कॉन्ट्रास्ट इज शार्प, बट इसमें कॉन्ट्रास्ट इज नॉट शार्प। कॉन्ट्रास्ट इज नॉट शार्प, इसमें कॉन्ट्रास्ट शार्प नहीं है, इसमें कॉन्ट्रास्ट शार्प नहीं है। डार्क बिल्कुल डार्क नहीं है 100%, और ब्राइट तो चलो सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट है, वैसे भी आगे जाओगे तो ब्राइटनेस कम हो रही है, सो कॉन्ट्रास्ट शार्प नहीं है। डिफ्रेक्शन पैटर्न में कॉन्ट्रास्ट इज नॉट शार्प, इंटरफेरेंस में कॉन्ट्रास्ट इज शार्प। तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको समझ आ गए। अब चौथा, इसके बाद हम बात करते हैं जरा बेटा पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, और जैसे पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूं, फ्रिंज पोजीशन की बजाय अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए हो तो कैपिटल डी हटा दो, फ्रिंज विड्थ की जगह एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए हो तो कैपिटल डी हटा दो, वो यहां पे भी एप्लीकेबल है। सो पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस, दोनों ले लेते हैं इकट्ठे, एंड डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस स्क्रीन पे कौन कौन सी होंगी, तो ध्यान से देखिएगा बेटा ये। इसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, डिराइव हम अगली क्लास में करेंगे। सबसे पहले ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n लैम्डा डी बाई डी। तो पहली पोजीशन होगी n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगले ब्राइट बैंड की पोजीशन होगी लैम्डा डी बाई डी, नेक्स्ट ब्राइट बैंड की पोजीशन होगी लैम्डा डी 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। ये हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना, यही है। और n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन। और डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशंस हैं जिनको हम y डैश से डिनोट करते थे, इन दोनों का मिड पॉइंट हाफ लैम्डा डी बाई डी, इन दोनों का मिड पॉइंट 3/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इन दोनों का मिड पॉइंट 5/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सो ऑन अप टू। इसको जब हम जनरलाइज करते थे हम लिखते थे 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये है n लैम्डा डी बाई डी, ये है 2n-1/2 लैम्डा डी बाई डी। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन है स्क्रीन पे इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न।
तो ध्यान से देख लीजिएगा 0, 1 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, सो ऑन। ये ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस हैं और यहां पे डार्क इनके मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब बेटा डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन क्या क्या होगी और फिर डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन क्या क्या होगी। अगर ये याद है तो इससे रिलेट करके ये याद रखने में आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं, एक लॉजिक बता रहा हूं। जिस जिस पोजीशन पे यहां डार्क बैंड बन रहे हैं, इसमें से पहला वाला छोड़ दो, हाफ को छोड़ दो, इसको हटा दो, बाकी इन पोजीशंस पे यहां ब्राइट बैंड मिलेंगे। हाँ, चेंज क्या लानी है, स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए। स्मॉल डी क्या थी, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। इंटरफेरेंस में तो 2 स्लिट्स थी, डिफ्रेक्शन में एक स्लिट है, तो यहां स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी बाई ए। ये आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर पे तो मैक्सिमम बनना ही बनना है ना। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन 0 है, ये सेकेंडरी मैक्सिमाज की पोजीशन है। किसकी, ये पोजीशन है सेकेंडरी मैक्सिमाज। सेकेंडरी है, सेंटर के सिवाय बाकी सारे मैक्सिमाज, बाकी सारे ब्राइट बैंड्स वो सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद 3/2 के बाद 5/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अगला 7/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। और अगर इस फॉर्मूले को हमें जनरलाइज करना हो तो ये आ जाएगा 2n+1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। यहां 2n-1 था, यहां पे n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन 2n+1 इसलिए क्योंकि ये पहली वाली पोजीशन हाफ लैम्डा डी बाई डी पे यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, यहां ब्राइट बैंड ही सेंट्रल मैक्सिमा ही कंटिन्यू हो रहा होगा। तो याद रहेगा, इंटरफेरेंस में जहां जहां डार्क बैंड थे पहली पोजीशन को छोड़ दो, इन पोजीशंस पे ब्राइट बैंड मिलेंगे। तो जनरल फॉर्मूला 2n-1/2 की जगह 2n+1/2 हो जाएगा। और हां, डिनोमिनेटर में यहां स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए आना चाहिए। तो अब याद रहेगी डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में ब्राइट बैंड्स की पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमास तो हो गए, अब सेकेंडरी मिनिमास की बात करते हैं। सेकेंडरी मिनिमास मतलब डार्क बैंड्स। तो यहां पे जिन जिन पोजीशन पे ब्राइट बैंड मिले थे वहां वहां डार्क मिलेंगे। पहला को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, इसमें भी 0 को छोड़ दो। तो इन पोजीशंस पे, इन पोजीशंस कहना गलत है वैसे, क्योंकि ये टोटली अलग है। यहां स्मॉल डी है, वहां स्मॉल ए है, बट याद रखने के लिए, रिलेट करने के लिए, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन, एंड सो ऑन। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं जनरलाइज करके n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये बेटा सेकेंडरी मिनिमास की पोजीशन के लिए, और यहां पर भी n की वैल्यू 1 से ही रखनी है। तो डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में n की वैल्यू 0 हम नहीं रखते। जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन मैंने नहीं बताई, बट वो कॉमन सेंस से याद होनी चाहिए। स्क्रीन के सेंटर पे ही सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके साथ अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं, अगर हम इसी को ग्राफिकली शो करें, तो इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा जब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। बेटा सिस्टम में स्ट्रेंथ होती है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आप स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं एक एक वीडियो को, तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कभी बीच में मिस किया, कभी अपनी मर्जी से देखेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए एनीवे, यहां पे ये पोजीशन ऑन स्क्रीन और यहां पर हम प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन सी पोजीशंस, तो आपको याद होगा ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये पोजीशन 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये पोजीशन 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वैसे ही नेगेटिव साइड पे माइनस लैम्डा डी बाय डी, -2 लैम्डा डी बाय डी, एंड सो ऑन। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे है वहां तो ब्राइटनेस हाईएस्ट है, और उसके बाद मिनिमा कहां पे आता है, मिनिमा आता है इन दोनों के मिड पॉइंट पे, हाफ लैम्डा डी बाय डी पे।
तो यहां पे इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, यहां पे आके ये ग्राफ इस तरह का टर्न लेगा, यहां पे इंटेंसिटी 0 होगी क्योंकि यहां मिनिमा बन रहा है। फिर इस पोजीशन पे इंटेंसिटी हाईएस्ट, फिर यहां मिनिमा, फिर यहां इस पोजीशन पे दोबारा इंटेंसिटी हाईएस्ट। लेकिन सभी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी बराबर है। देखो सभी की पीक बराबर एक ही पोजीशन तक आ रही है, यहां पर फिर से इस तरह से। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न का ग्राफ है, इंटरफेरेंस पैटर्न का। ये हाफ लैम्डा डी बाई डी है, ये 3/2 लैम्डा डी बाई डी। यहां पे इंटेंसिटी 0 है, ठीक है, वो मिनिमास, इंटेंसिटी 0 है, ऊपर मैक्सिमास। लेकिन अगर ये था इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ग्राफ, अगर यहीं पे आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ मैंने आपको क्लियर कर दिए, वैल्यूज मैंने आपको बता दी। अब आप एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और कल की क्लास में मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर भी अगर मैं पोजीशंस मार्क करूं तो यहां पे भी जैसे वहां मार्क किया था, यहां लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, और इतने ही डिस्टेंस पे 2 लैम्डा डी बाय ए, फिर इतने ही डिस्टेंस पे 3 लैम्डा डी बाय ए, और लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही माइनस लैम्डा डी बाय ए माइनस 2 लैम्डा डी बाय ए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन तो 0 होगी। फर्स्ट मिनिमा कहां पे मिल रहा है? देखो लैम्डा डी बाई ए पे फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। मतलब ये जो सेंटर वाली पीक है, सेंटर वाली पहाड़ी आपको सबसे लंबी दिखेगी, यहां पे इंटेंसिटी 0। तो मिनिमा फर्स्ट कहां पे है? लैम्डा डी बाई ए पे। इसलिए कहा था हाफ वाली वैल्यू नहीं इंक्लूड करना। यहां तक ये सेंट्रल मैक्सिमा एक्सटेंड कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा यहां पे आ रहा है। फिर इसके सेंटर पे 3/2 लैम्डा डी बाई ए पे फिर मैक्सिमा है यहां पे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी ब्राइटनेस कम है, इसलिए यहां पे इस पहाड़ी की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अगला मिनिमा यहां पे आया, इन दोनों के बीच में फिर मैक्सिमा होगा, उसकी पीक और कम है, अगले वाले की और कम हो जाएगी इंटेंसिटी, इतनी कम हो जाएगी कि इसके आगे के बैंड्स हमें दिखना बंद हो जाएंगे। वैसे ही यहां पे भी सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी ऐसा ही चलेगा। तो ये बेटा डिफ्रेक्शन पैटर्न है। सेंटर पे इंटेंसिटी हाईएस्ट है, ये जो पीक्स हैं, पीक्स कॉरस्पॉन्ड टू ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये जो है दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, मैक्सिमम भी कह सकते हैं, मैक्सिमम या मैक्सिमा। दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। और इन्हें हम बोलेंगे मिनिमास। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ठीक है। जहां पे 0 आ रही है इंटेंसिटी वो मिनिमा है, वो डार्क बैंड है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आए होंगे। सो डिफ्रेक्शन बेंडिंग अलोंग द कॉर्नर्स, कहां को? टुवर्ड्स द रीजन ऑफ शैडो। कोई भी वेव ये शो कर सकती है। कंडीशन क्या थी? ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ के। तो चेक करेंगे क्या लाइट डिफ्रेक्शन शो करती है, इसके लिए एक डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे और हम पाएंगे कि यस लाइट ने भी डिफ्रेक्शन शो की, उससे प्रूव हो जाएगा लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर है, नंबर 1। दूसरा, लाइट जब भी डिफ्रेक्शन शो करेगी बिल्कुल शार्प कॉर्नर से, क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो अब रेजर ब्लेड के 2 एजेस को इस तरह से रख के इधर लेजर टॉर्च से इल्यूमिनेट करो, सामने एक स्क्रीन रखो, तो आपको स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न भी देखने को मिलेगा, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत चौड़े बैंड्स नहीं होंगे बिकॉज आपकी लेजर टॉर्च का अपर्चर भी छोटा ही होगा, लेकिन मिलेगा ये पैटर्न आपको, ठीक है। और हमें ये जो पैटर्न मिलता है डिफ्रेक्शन, मैंने बताया डिफ्रेक्शन के इफेक्ट्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, और ये जो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया। और डिफ्रेक्शन पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस मैंने आज ही आपको बता दी बिना डिराइव किए हुए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और हमने डिस्कस की, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वो डिस्टेंस जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, जहां तक डिफ्रेक्शन के इफेक्ट नेग्लिजिबल है, दैट इज a² अपॉन लैम्डा। a इज साइज ऑफ द स्लिट, लैम्डा इज द वेवलेंथ यूज्ड। आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये टॉपिक यूज होगा, ये कंसेप्ट, तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।